नमस्कार मित्रों, मैट्रिक प्रिपरेशन की कड़ी में एक बार मैं फिर उपस्थित हुआ आप लोगों के सामने। आज मेरे सामने हमारी अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन को आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में बच्चे का फीस देना है, उसको आपको देना है 2000 रुपया। किसी का तबीयत खराब है, उसमें आपको देना है 20,000 रुपया। आपके घर में पेंट करवाना है, उसको आपको देना है 30,000 रुपया। तो कुल मिला के आपके पास खर्च है इस माह में 52,000 रुपये का, लेकिन आपके पास रुपया आमदनी है मात्र 32,000 रुपया। तो आप क्या करेंगे? अब इसमें प्राथमिकता तय करेंगे कि कौन सा काम हमको पहले करना है। पहले स्वास्थ्य वाला काम देख लेंगे, फिर पढ़ाई वाला काम देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपना जो घर का पेंटिंग है। इसी चीज़ को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों के आधार पर हम अपनी प्राथमिकता के अनुसार जो कार्यों को पूर्ण करते हैं उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार कार्यों की जो सूची बनाई जाती है, कार्य करने की जो पद्धति अपनाई जाती है, उसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब मेरे सामने अगला प्रश्न है, आंतरिक संरचना क्या है। आंतरिक संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आंतरिक संरचना व्यापार को बढ़ाने वाला एक साधन होता है। यह दो तरह का होता है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप शामिल कर सकते हैं सड़क को, रेलवे को, बिजली को, और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप टेक्नोलॉजी को शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, आंतरिक संरचना का मतलब होता है वे साधन जिसके आधार पर देश में व्यापार के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। मेरे पास अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय का देश के विकास में क्या योगदान है। देखिए, पहले प्रति व्यक्ति आय क्या है। देश का कुल आय और देश की कुल जनसंख्या का अनुपात ही प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम या पीसीआई कहलाता है। देखिए, देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय को आप उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे यदि आपके देश में 1 लाख व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, यदि वे 1 रुपया भी इनकम टैक्स देते हैं प्रति वर्ष, तो वे देश को 1 लाख रुपया दे रहे हैं। और वहीं किसी अन्य देश में 1000 व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, और वे यदि 1 रुपया दे रहे हैं तो मात्र 1000 रुपया ही देश के पास हो पाएगा। तो जिस देश में जितना अधिक इनकम टैक्स देने वाले लोग होते हैं, उस देश के पास उतना ही अधिक आर्थिक क्षमता विकसित होती है। और देश की आर्थिक क्षमता जैसे ही विकसित होती है, आपका देश अविकसित से होकर विकासशील के रास्ते विकसित देशों की श्रेणी में चला जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। मेरे पास अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा है एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित भूभाग में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए, भारत के लिए वह जो वर्ष वह समय होता है, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। यह प्रश्न पूछता है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो भारत का वित्तीय अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब राष्ट्रीय आय के गणना की विधि।
तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। इन्हीं 3 विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब मेरे पास फिर अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड क्या है? देखिए, क्रेडिट का हिंदी होता है अधिविकर्ष। बैंक जब किसी व्यक्ति के खाते को अच्छा मेंटेन देखता है तो उस व्यक्ति को वह एक लिमिट तक अपने खाते से अधिक पैसा खर्च करने की अनुमति प्रदान कर देता है, और इस अनुमति के लिए वह एक प्लास्टिक का कार्ड देता है, जिस कार्ड को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। मुद्रा के कार्य क्या है? तो देखिए, मुद्रा के कार्य के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे, एक बहुत पहले कहानी है। मनी इज ए मैटर फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, स्टोर। अर्थात मुद्रा के 4 कार्य होते हैं: मापक के रूप में, स्टैंडर्ड के रूप में, माध्यम के रूप में और संचय के रूप में। मुद्रा के आप यही 4 कार्य बता सकते हैं: स्टैंडर्ड, मापक, माध्यम और संचय। उसके बाद मेरे पास अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भूमिका। स्वयं सहायता समूह जो होता है, जिसे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं। SHG पूछता भी है, फुल फॉर्म SHG का सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बचत की आदत ज़्यादा होती है। महिलाएं अपने घर से छोटी छोटी रकम बचत करके लाती हैं और उसे स्वयं सहायता समूह में जमा करती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर बहुत कम ब्याज दर पर ऋण भी लेती हैं और घर की आवश्यकता भी पूरी करती हैं। एक SHG में 10 से 16 महिलाओं के रहने का प्रावधान रखा गया है। महिलाएं बचत करने में सबसे आगे मानी जाती हैं हमारे समाज में। अब प्रश्न आता है, सहकारिता क्या है? तो देखिए, सहकारिता का मूल मंत्र होता है सभी प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सभी के लिए। अर्थात सहकारिता मतलब होता है आपस में सहयोग। भारत में सहकारिता एक्ट भी है, इसी के तहत हमारी सहकारी समितियां भी हैं। अमूल, कॉम्फेट, सुधा इत्यादि जो प्रोजेक्ट हैं डेयरी के, ये सभी सहकारी समितियां ही मानी जाती हैं। सहकारी समितियां बहुत कम ब्याज दर पर कर्ज भी उपलब्ध कराती हैं तथा किसानों के सामग्री के क्रय विक्रय में भी अहम भूमिका निभाती हैं। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो राज्य के विकास में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब प्रश्न आता है कि आधारभूत संरचना क्या है? आधारभूत संरचना मतलब वे संरचना जो किसी भी देश के व्यवसाय के विकास के लिए सहायक होते हैं। इसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि को माना जाता है। रेलवे और बंदरगाह भी इसी में शामिल किए जाते हैं। वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। देखिए, वैश्वीकरण की वजह से भारत का सेवा क्षेत्र आज अत्यंत विकसित स्थिति में है। आज आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट के यूजर कहीं हैं तो भारत में हैं। सबसे अधिक यदि स्मार्टफोन कहीं बिकता है तो भारत में बिकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। आज आप देखे होंगे हर जगह, वो चाहे एरोप्लेन हो या बस सर्विस हो या बैंकिंग सेक्टर हो
या हॉस्पिटल सेक्टर हो, हर सेक्टर में देखा गया है कि सेवा क्षेत्र के विकास में प्राइवेट का योगदान आज बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मेरे पास अगला प्रश्न है, गैर सरकारी सेवा संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहे हैं। देखिए, गैर सरकारी सेवा क्षेत्रों के आ जाने से सरकारी सेवा क्षेत्र से उनका एक तरह की स्वस्थ प्रतिद्वंदिता चल रही है, और स्वस्थ प्रतिद्वंदिता के चलते अब सरकारी सेवा क्षेत्र भी अपने आप को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे फ़ोन को ही ले लीजिए, फ़ोन में सरकारी सेवा क्षेत्र का एक ही कंपनी है BSNL, जबकि निजी क्षेत्र में आप एयरटेल, जियो और VI 3 को ले सकते हैं। आप किसी भी जिला में चले जाइए, अगर सरकारी अस्पताल एक है तो निजी अस्पताल कम से कम 50 वहाँ पड़े हुए हैं। आप बस सर्विस में चले आइए, सरकारी बसों की अपेक्षा निजी बसों की संख्या ज़्यादा है। आप एयरलाइंस में चले जाइए, एयरलाइंस में तो खैर सरकारी कोई है ही नहीं, एक एयर इंडिया था, वो भी टाटा ग्रुप ने अधिकृत कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र, बैंकिंग में भी चले आइए तो बैंकिंग में भी आप देखेंगे कि हर तरह के बैंक्स से अभी प्राइवेट बैंक अच्छे मुकाबला कर रहे हैं, और प्राइवेट बैंक धीरे धीरे ही सही लेकिन अब अच्छा खासा अपने को विकसित कर रहे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब इसी बैंक के उदाहरण हैं। अब है वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य में वैश्वीकरण से उद्योग जगत पे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र में बिहार में भी विकास बहुत अधिक हुआ है। यहाँ भी बैंक, अस्पताल, विद्यालय इत्यादि की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। बस आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में मिलेंगे, और कल का जो वीडियो होगा वो पॉलिटिकल साइंस पर होगा, राजनीति शास्त्र पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।